नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी पूरे जी जान से कर रहे होंगे और जो हमने बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला आरंभ की थी दोस्तों, उसका यह अगला वीडियो है जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15 को पूरे डिटेल्स के साथ। जैसा कि हमने पिछले 1 से लेकर के 14 तक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। और इन क्लास को भी आप देख लेंगे, साथ में हमारी जो है सब्जेक्ट वाइज श्रृंखला भी चल रही है और करंट अफेयर्स का भी वीडियो आने वाला है। तो आप उसमें कम्युनिटी पोस्ट में वोट जरूर करें कि आपको किस टाइप का करंट अफेयर का कंटेंट चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन। दोस्तों, अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ जो है ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में स्थित अशोक की लाट से लिया गया है और 26 जनवरी 1950 के दिन जो है इसको भारत सरकार ने अपनाया। मूल रूप से जो है दोस्तों, इसमें 4 शेर हैं जो कि चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक बैल और एक सिंह बना हुआ है। सिंह स्तंभ जो है दोस्तों, इसके आधार पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है और सत्यमेव जयते जो है दोस्तों ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो मनी बिल को जो परिभाषित किया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 110 में किया गया है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 10 है इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक दोस्तों वित्तीय मामलों जैसे कि कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि से संबंधित है। धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। और एक बात और इसमें ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि किसी भी बिल का धन विधेयक होने का निर्णय जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना के अनुसार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है दोस्तों और भारतीय संविधान सभी को धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार है दोस्तों राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 का जो एक है दोस्तों, इसके तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। इसके अतिरिक्त दोनों सदन का जो संयुक्त अधिवेशन होगा उसका विवरण जो है अनुच्छेद 108 में दिया गया है दोस्तों। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ये भी राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो करेंगे वो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। इसका विवरण दिया हुआ है अनुच्छेद 118 के 1 में। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 जो है इस बात का उल्लेख करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में ही ये बात दिया गया है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे? तो ये है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। इनके बारे में दोस्तों एक बात और ध्यान में रखिएगा कि इनको जो है भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष जो है दोस्तों इनका उपनाम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 भी के अनुसार कितनी है? तो ये है दोस्तों 21 वर्ष।
नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ये प्रावधान जो है दोस्तों अनुच्छेद 243 के भी में दिया गया है। और एक बात और ध्यान में रखेंगे कि भारतीय संविधान का जो 74वां संविधान संशोधन है, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है और इसके द्वारा संविधान के भाग 9 का क भाग है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, भाग 9 का क अनुच्छेद 243 जो है, 243 का तौ से लेकर के छ तक, य छ तक, तौ से लेकर के य छ तक प्रावधान दिया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नगर पालिका का प्रावधान दोस्तों संविधान की 12वीं अनुसूची में दिया गया है और इसके अंतर्गत जो है ये 18 विषयों पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। कुल 18 विषय दिए गए हैं इसमें, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1975 में। इंदिरा गांधी ने 1966 से लेकर के 1977 तक और फिर 1980 से लेकर के मृत्यु तक, जो जब तक मर नहीं गई तब तक देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। 1975 में विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ती मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति और अनियंत्रित भ्रष्टाचार पर इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने पिछले चुनाव के दौरान अवैध तरीके का इस्तेमाल किया था। तो इस बात ने आग की तरह काम किया। इस कारण से लोगों में उनके प्रति क्रोध और बढ़ गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जो है ये 25 जून 1975 को इस्तीफा देने के बजाय, डेट याद रखेंगे, 25 जून 1975 को इस्तीफा देने के बदले क्या करती है कि ये देश में आपातकाल लगा देती है और इसका कारण बताया जाता है आंतरिक अशांति को। ठीक है दोस्तों, तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इनका कार्यकाल जो होता है दोस्तों कैग का, ये होता है 6 वर्ष का। भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको CAG बोलते हैं दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 148 में। आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि कैग के बारे में भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 148 में कहा गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव है दोस्तों गंगा नदी की डॉल्फिन। भारत का जितना भी राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों, इसको आप एकदम याद कर लीजिएगा। जैसे कि राष्ट्रीय प्रतीक होता है सारनाथ का अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज है अपना तिरंगा, केसरिया, सफेद, हरा, 3 रंग होता है इसमें। राष्ट्रगान है जन गण मन, राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि शक संवत पर आधारित है। राष्ट्र पुष्प है हमारा दोस्तों कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन। इसका मैं पूरा लिस्ट दे दूंगा आपको टेलीग्राम पर, तो इसको आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, IPC का विस्तार क्या है? तो IPC का विस्तार होता है इंडियन पीनल कोड। ठीक है दोस्तों, इसका हिंदी में मतलब होता है दोस्तों भारतीय दंड संहिता। भारत के अंदर के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान इसमें होता है, किंतु यह संहिता जो है भारत की सेना पर लागू नहीं होती है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि इंडियन आर्मी जो है उस पर यह लागू नहीं होता है IPC। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह यानी अर्थ ट्विन के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी का जो जुड़वां ग्रह है दोस्तों ये शुक्र है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है क्योंकि आकार, घनत्व और व्यास में जो है यह बिल्कुल पृथ्वी के ही समान है। बुध, शुक्र, पृथ्वी
और मंगल को पार्थिव ग्रह कहते हैं दोस्तों, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक क्या है? तो उत्तर पश्चिम भारत में दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दी के दिन में वर्षा होती है, इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। यह वर्षा हिमालय राज्यों में सेब की फसल और मैदानी क्षेत्र जो होता है उसमें रबी फसल के लिए लाभदायी होती है। रबी फसल दोस्तों अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और पश्चिमी विक्षोभ का उद्भव जो होता है दोस्तों ये भूमध्य सागर में होता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात है दोस्तों जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अफ्रीका में है ये विक्टोरिया जलप्रपात जो कि जाम्बेजी नदी पर है। अगला प्रश्न है हमारा, नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नक्शे का अध्ययन कहलाता है दोस्तों कार्टोग्राफी। नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहते हैं दोस्तों। मानचित्र निर्माण या अध्ययन की कला को कार्टोग्राफी कहा जाता है। इसमें यह ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कैलीग्राफी जो है यह लेखन यानी कि अक्षरांकन कला का अध्ययन है। जियोग्राफी जो है दोस्तों यह पृथ्वी का अध्ययन करता है, पृथ्वी का ऊपरी सतह और उसके प्राकृतिक विभागों का अध्ययन करता है। जियोलॉजी जो है दोस्तों यह ठोस पृथ्वी का निर्माण करने वाले शैल और उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, धूपगढ़ किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह है दोस्तों सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। तो सतपुड़ा की जो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों वो है धूपगढ़। अरावली की बात करें तो अरावली का जो सबसे ऊंची चोटी है इसको गुरु शिखर बोलते हैं दोस्तों, गुरु शिखर। नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसको डोडा बेटा कहते हैं। और विंध्य का जो सबसे ऊंचा चोटी है इसको अमरकंटक बोला जाता है दोस्तों, अमरकंटक। ये ध्यान में रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो दोस्तों आप देख रहे हैं शांति सागर केरल में है, यह जो है सुमेलित नहीं है। बात करें स्टेनली जलाशय की दोस्तों तो ये तमिलनाडु में है, ये बिल्कुल सही है। गोविंद सागर जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। शांति सागर दोस्तों केरल में नहीं है बल्कि कर्नाटक में है। ठीक है, ये कर्नाटक राज्य में है। नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संकर तिलहनों की बुआई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को कौन सी क्रांति कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों पीली क्रांति। पीली क्रांति जो है दोस्तों ये तिलहन से संबंधित है। बाकी क्रांति और ये किससे संबंधित है ये आपको याद रखना है। आज मैं दोस्तों आपको पक्का सारा लिस्ट एकदम टेलीग्राम पे डाल ही दूंगा। ठीक है, आप याद कर लेना, बस एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए एग्जाम में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानपुर इनमें से किस नदी के किनारे स्थित है? तो कानपुर है दोस्तों गंगा नदी के किनारे। और कल मैंने जो है शॉर्ट्स वीडियो में ट्रिक भी डाला था शाम के इसमें शॉर्ट्स में कि काना बाप हवाई वेग से भागा। तो इसमें सारे वो जगह आ जाते हैं, वो नगर आ जाते हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं दोस्तों। तो एक बार आप देख लीजिएगा उसको, अच्छा लगेगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। तो अशोक ने दोस्तों 14 शिलालेखों को 8 स्थानों से प्राप्त किया गया है। इसका उद्देश्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में प्रसारित करना, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसकी रचना कालिदास के द्वारा की गई है? तो कालिदास के द्वारा जो रचना की गई है दोस्तों ये है कुमार संभवम। कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सभी जो है कालिदास की रचना है। बाकी मालती माधव जो है दोस्तों ये भवभूति की रचना है। और भारवी की रचना है कीर्तार्जुनियम। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन नाम किस नदी से लिया गया है?
तो ये दिया लिया गया है दोस्तों सिंधु नदी से। भारत अर्थात इंडिया का नाम जो है सिंधु नदी से लिया गया है, जो देश के उत्तर पश्चिम में बहती है। ग्रीक के लोग इंडिया को इंडोई कहते थे, जिसका मतलब सिंधु के लोग होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्मित करवाया था दोस्तों। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, और यह एक मस्जिद थी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी कि रॉयल सड़क का निर्माण कराया, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? तो जीटी रोड का निर्माण जो है दोस्तों शेरशाह सूरी ने कराया था, और ये ईस्वी भी याद रखेंगे 1542 में कराया था। इसे सड़क-ए-आजम या फिर शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 2500 किलोमीटर थी, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने 19वीं शताब्दी में इसका नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया। तो गवर्नर जनरल का नाम था ऑकलैंड, इसने ही इसका नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये था दोस्तों बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो है मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था, और इसका शासनकाल 1837 से 1857 तक रहा था दोस्तों। बहादुर शाह द्वितीय एक कवि, संगीतकार और शायर था, और राजनीति नेता के बजाय सौंदर्य अनुरागी व्यक्ति था। 1857 की जो पहली क्रांति हुई थी दोस्तों देश में, 1857 की, इसमें स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व इन्होंने दिल्ली से किया था। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा के जेल में डाल दिया था, जहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी। रंगून के जेल में निर्वासित कर दिया गया था इनको, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल की आधारशिला किसने रखी थी? तो ये रखी थी हजरत मियां मीर जी ने। विश्व प्रसिद्ध जो स्वर्ण मंदिर है दोस्तों, इसकी आधारशिला हजरत मियां मीर ने 1588 ईस्वी में रखी थी। इस समय सिखों के गुरु जो थे वो रामदास थे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय मुगल सम्राट था दोस्तों बहादुर शाह जफर। इसके बारे में अभी ही हमने जाना है। अगला प्रश्न है, किस संस्था को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है दोस्तों अवध को। अवध को जो है नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। बंगाल आर्मी के लिए बड़ी संख्या में सिपाहियों की भर्ती अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव से की जाती थी। यही कारण है कि अवध प्रांत को यह नाम दिया गया, नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सी कार्यवाही सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी? तो ये थी दोस्तों दांडी यात्रा। वर्ष 1930 में 1930 में क्या होता है कि स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत जो है गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवध साम्राज्य के बारे में यह किसने कहा था कि यह वह फल यानी चेरी है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा? तो ये कहने वाला था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। और 1856 में जो है अवध को जो है 1856 ईस्वी में कुशासन का जो है आरोप लगाकर इसको
अपने साम्राज्य में अंग्रेजों ने मिला लिया था, और उस समय जो थे दोस्तों वहाँ के नवाब थे वाजिद अली शाह, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई? तो ये दी गई 7वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों। 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पहली बार योजना परिव्यय की दृष्टि से निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी, और इस योजना की अवधि जो थी 1985 से लेकर के 1990 तक थी दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यह जो थी 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैंक दर यानी बैंक रेट शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों, केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋण पर लगाई जाने वाली ब्याज दर। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर क्या होता है? यह वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेता है, इसी को दोस्तों रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है दोस्तों केरल। केरल जो है 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है, और ये भी ध्यान में रखेंगे केरल देश का उच्चतम साक्षरता दर है। अगर आपसे साक्षरता दर पूछ लिया जाए तो 93.19% जो है केरल की साक्षरता दर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कृषि के संदर्भ में एमएसपी का पूरा रूप क्या होता है? तो एमएसपी का पूरा रूप होता है दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस। भारत में कृषि के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य है। हिंदी में बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का पुनर्पूंजीकरण से, और इसे जो है पीजे नायक समिति के सुझाव पर शुरू किया गया था। इनका नाम याद रखेंगे, पीजे नायक समिति। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है? तो सौभाग्य योजना है दोस्तों विद्युत मंत्रालय के अधीन। सौभाग्य योजना का संबंध जो है दोस्तों ये विद्युत मंत्रालय से है। इस योजना की घोषणा जो है 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी, और इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक गांव और शहर में हर घर बिजली की सुविधा मुहैया कराई जाए। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1919 से 1920 में सबसे पहली पशुधन गणना। अगला प्रश्न है दोस्तों, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो तमिलनाडु का जो सबसे लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों ये कारगम है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो यक्षगान है दोस्तों कर्नाटक का। ठीक है, और कुडियाट्टम और कथकली जो है ये दोनों संयुक्त रूप से केरल का है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो ये लोक नृत्य है कथक दोस्तों। कथक जो है उत्तर भारत का एक प्रमुख लोक शास्त्रीय नृत्य है। कथक शैली का जन्म ब्राह्मण पुजारियों के द्वारा हुआ था जो कि कथिव कहे जाते थे, इसी से इसका नाम कथक पड़ा। उत्तर भारत में मुगलों के आने पर इस नृत्य को शाही दरबार में ले जाया गया, और इसका विकास एक परिष्कृत कला से के रूप में हुआ। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ये कथक की कहानी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों 24 अक्टूबर के दिन। ठीक है दोस्तों,
अगला प्रश्न है दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो भटनागर पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों, ये विज्ञान और तकनीक में दिया जाता है और इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 1957 में हुई थी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो दिया जाता है भारतीय प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं असाधारण प्रतिभा के धनी व्यक्तियों को बढ़ावा देना। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO का पूर्ववर्ती था? तो ये था दोस्तों व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार। तो आप जानते हैं, एक नाम सुना होगा जिसको गेट कहा जाता है, तो गेट का जगह WTO लिया था। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, GSLV का पूरा नाम क्या है? तो GSLV का जो पूरा नाम होता है दोस्तों, ये होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये जो होता है दोस्तों, ये 2 टन से लेकर के 2 टन से ज्यादा भार वाले उपग्रह को पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ONGC का मुख्यालय जो है ये दोस्तों, ये देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1993 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानक PC कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कुंजियां यानी बटन उपस्थित होती है? तो फंक्शन की कुल संख्या होती है दोस्तों 12। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाशिक यानी कि ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से सिग्नल प्रेषित होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्ववत करने के लिए किस यूजर्स कीबोर्ड लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन सा कमांड देंगे? तो इसमें से कमांड दिया जाएगा दोस्तों Ctrl+Z। ठीक है। Ctrl+Z कुंजी को एक साथ दबाकर हम अंतिम क्रिया को पूर्ववत कर सकते हैं। वर्तमान पृष्ठ या दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए दोस्तों Ctrl+P का यूज होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए Alt+F4 का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, XHTML का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर पूछ ले आपसे ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ALU का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। कुछ फुल फॉर्म आप ध्यान में रखेंगे। अगर पूछ ले HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर पूछे LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। पूछे OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। अगर पूछ ले PROM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PROM का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इन फुल फॉर्म्स को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है टेस्ला। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ जो होता है दोस्तों, यह वह यंत्र है जिसके द्वारा वस्तु का त्रिविमीय यानी कि 3D जो है प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस यंत्र द्वारा सूर्य के समूचे या किसी एक भाग का चित्रांकन किया जाता है, यानी कि फोटोग्राफी किया जाता है। इस यंत्र के विकास की मौखिक परिकल्पना जो है जेनसन ने दी थी 1861 ईस्वी में। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? तो बुरादे से ढकी हुई बर्फ जो है बुरादा उष्मा का कुचालक है, इसलिए नहीं पिघलती है।
होता क्या है ना दोस्तों कि बुरादे से ढका हुआ बर्फ इसलिए जल्दी नहीं पिघलता क्योंकि बुरादे के कणों के मध्य में हवा की परत होती है जो कि ऊष्मा का कुचालक होता है, जिससे अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती है। और यही कारण है कि बर्फ का तापमान नियत बना हुआ रहता है और यह नहीं पिघलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यक्ष किरण सौर विकिरण के मापन के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो उपकरण यूज होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं पायरेलियोमीटर। पायरेलियोमीटर जो होता है इसका अन्य नाम होता है सूर्य विकिरण मापी। ये जो है सूर्य का जो है विकिरण का मापन करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन किसी परमाणु के केंद्रक के अंदर स्थित होता है? तो किसी भी परमाणु के केंद्रक में स्थित होता है दोस्तों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये दोनों नाभिक में स्थित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये विधि है यशद लेपन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करते हैं कि लोहे या इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते का परत चढ़ा दिया जाता है, जिसको गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। और इससे क्या होता है, जिंक जो है हवा के ऑक्सीजन से क्रिया करके जिंक ऑक्साइड पर का परत बना लेता है, और जिंक ऑक्साइड का यह परत इतना कठोर और होता है कि ऑक्सीजन को अक्रियाशील कर देता है, जंग नहीं लगता है इससे करने से। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? तो सबसे कम गलनांक वाला जो ये है हीलियम है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का शुष्क रूप होता है। शुष्क बर्फ यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। इसे शुष्क बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि सामान्य बर्फ की तरह यह ठोस से द्रव में परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि वायुमंडलीय दाब और 78.7 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस से सीधे यह गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग खाद्य परीक्षण के लिए प्रशीतक के रूप में किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका एक अयस्क यानी खनिज है? तो बॉक्साइट जो है दोस्तों ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, और भारत में जो है ओडिशा के कालाहांडी तथा कोरापुट में जो है बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी को। बायोलॉजी की पूरी क्लास मैंने करा दी है, एक ही क्लास मास्टर वीडियो है, वो आप देख लेंगे उसको, तो आपका सारा बायोलॉजी कवर हो जाएगा एक ही वीडियो से। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरुष में पुरुषत्व जो है उसके लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो इसके लिए दोस्तों गुणसूत्री जो उत्तरदायी होता है ये होता है XY। तो पुरुष में जो है XY पाया जाता है और महिला में XX पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से जो दिया हुआ हाइड्रा में मुकुलन संभव नहीं है, ये कथन गलत है। हाइड्रा जो है दोस्तों सिलिनटेट्रा संघ का जंतु है, इसमें अलैंगिक प्रकार का प्रजनन होता है। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा ही जनन होता है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? तो हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य है दोस्तों ऑक्सीजन का वहन करना, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो इसमें से जो कर्णपाली है दोस्तों यह पिन्ना, यह मस्तिष्क का भाग नहीं है। बाकी चेतक यानी थैलेमस, मज्जा यानी मेडुला और पोन्स जो है यह मस्तिष्क का भाग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो अन्नामलाई है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, जिसको अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहते हैं, ये तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले में है दोस्तों, और 108 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा करंट अफेयर का है दोस्तों, मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व की सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो इस रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है विश्व का,
इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों हुबली धारवाड़ में, ठीक है। और यह इसकी लंबाई जो है दोस्तों वह 1.5 किलोमीटर है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसको जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इससे पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, उसकी लंबाई थी दोस्तों 1366 मीटर, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों कोल्लम को। कोल्लम जो है दोस्तों केरल में है, तो केरल का कोल्लम जो है पहला संविधान साक्षर जिला बना है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग ने किस भारतीय उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक टैग यानी कि पीजीआई का दर्जा प्रदान किया है? तो ये क्या है दोस्तों कांगड़ा चाय को। अगला प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2023 में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया? तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है केरल उच्च न्यायालय, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2023 में कौन सा जिला 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला बन गया है? तो ये बना है दोस्तों विदिशा, और विदिशा जो है मध्य प्रदेश का जिला है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न दोस्तों, जनवरी 2023 में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों हुबली कर्नाटक में किया गया है। अब आगे हमारा अंग्रेजी का प्रश्न है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। उस हिस्से को चुनना है जिसमें कि व्याकरण संबंधी भूल किया गया है। तो दिया गया है दोस्तों, गॉड इज ग्रेट एंड वी कुड बी ग्रेटफुल टू हिम फॉर ऑल द गिफ्ट्स ही हैज बेस्ट ऑड ऑन अस। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो गलत हिस्सा है हमारा ये है दोस्तों एंड वी कुड। एंड वी कुड जो है यहां पर नहीं होगा, इसके स्थान पर एंड होगा एंड वी मस्ट। ठीक है दोस्तों, एंड वी मस्ट का प्रयोग होगा, क्योंकि कैन और कुड मॉडल है दोस्तों, और इसका प्रयोग किसी संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जबकि मस्ट जो मॉडल वर्ब है इसका प्रयोग किसी कार्य की बाध्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो हमारा जो सही वाक्य होगा दोस्तों ये होगा, गॉड इज ग्रेट एंड वी मस्ट बी ग्रेटफुल टू हिम फॉर ऑल द गिफ्ट्स ही हैज बेस्ट ऑड ऑन अस। ठीक है, इसमें दोस्तों इस ईडीएम का मतलब बताना है फुल स्टीम अहेड का। तो फुल स्टीम अहेड जो होता है दोस्तों इसका मतलब होता है दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना। तो इसका जो राइट मीनिंग होगा दोस्तों ये है मूव ऑनवर्ड विथ डिटर्मिनेशन। तो इसका भी जो है सेम मतलब निकलता है, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना। तो हमारा विकल्प सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दोस्तों समानार्थी शब्द यानी कि सिनोनिम्स बताना है विली का। तो विली का जो है अर्थ होता है दोस्तों चतुर या धूर्त। तो इसका जो है सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द जो होगा दोस्तों ये क्राफ्टी होगा, इसका अर्थ भी चालाक होता है। बाकी के ऑप्शंस की बात करें दोस्तों तो फ्रैंक का अर्थ होता है स्पष्टवादी या उदार, फ्रेंडली का अर्थ होता है मित्रवत, और ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार। अगले प्रश्न में दोस्तों खाली स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द को चुनना है। दिया गया वाक्य है लुक एट द हिप्पो डैश अबाउट हैप्पीली इन द रिवर। तो इसमें जो हमारा सही शब्द होगा दोस्तों ये होगा स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग का मतलब होता है दोस्तों छिड़कना या पानी इधर उधर उड़ाना। तो हमारा जो करेक्ट वाक्य होगा दोस्तों ये होगा सही वाक्य, लुक एट द हिप्पो स्प्लैशिंग अबाउट हैप्पीली इन द रिवर। यानी कि दरियाई घोड़े को देखो वह पानी इधर उधर उड़ा रहा है। बाकी के ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो स्टेमरिंग का अर्थ होता है लुकनत या हकलाना, क्रैकिंग का अर्थ होता है तीखी आवाज, और स्पुटरिंग का अर्थ होता है तड़तड़ाहट। 85 नंबर के प्रश्न में दोस्तों हमें गलत वर्तनी वाला जो है शब्द बताना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
तो इसमें जो है दोस्तों ये वाला जो पैकेट लिखा हुआ है ये गलत इसका मतलब लिखा गया है। पैकेट का अर्थ पोटली होता है दोस्तों, और इसका जो सही स्पेलिंग होगा ये होगा PACKET। तो पैकेट इस तरह होता है दोस्तों। बाकी के ऑप्शंस की अगर बात करें तो इस पैकेट का मतलब होता है पोटली, और पैलेस का अर्थ होता है दोस्तों महल या राजभवन। पैडल का अर्थ होता है बेचना या तंग करना, और पेंट का अर्थ होता है दोस्तों रंग या झूठापन। तो अगले वाक्य में दोस्तों हमें खाली स्थान में उपयुक्त शब्द को भरना है। तो वाक्य में कहा जा रहा है इन द ईयर 1973 देयर वेयर ओनली 9 टाइगर रिजर्व्स बट डैश द नंबर हैज राइजन टू 50। तो डैश के स्थान पर क्या भरेगा ये आपको बताना है। तो इसमें आएगा दोस्तों ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का अर्थ होता है दोस्तों धीरे धीरे। तो कहा जा रहा है वाक्य में कि 1973 में मात्र 9 ही टाइगर रिजर्व थे, बट लेकिन धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़कर जो है 50 हो गई। तो ये था वाक्य का मतलब। बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो टेक्निकली का अर्थ होता है तकनीकी रूप से, एडेमेंटली का अर्थ होता है दोस्तों हठ पूर्वक, और कॉन्सिक्वेंटली का अर्थ होता है फलस्वरूप या परिणामतः। अगला प्रश्न है दोस्तों सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर जो है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बताना है। ए प्लेस वेयर एंटीक आर केप्ट। वैसी जगह जहां पर अनोखी वस्तुएं रखी जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग म्यूजियम। म्यूजियम को कहते हैं संग्रहालय। यही जो है इसके लिए जो है उपयुक्त शब्द होगा। बाकी रिजॉर्ट जो है दोस्तों इसका अर्थ होता है आश्रय या गमन स्थल। ऑर्फेनेज का अर्थ होता है अनाथालय, और हैंगर का अर्थ होता है दोस्तों वायुयान रखने की जगह जहां पर हवाई जहाज रखा जाता है। अगले प्रश्न में दोस्तों कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें भी दोस्तों हमें अनेक शब्दों के बदले एक शब्द ही बताना है। पर्सन हु इज नॉट एन एक्सपर्ट इन अ फील्ड ऑफ आर्ट और म्यूजिक। तो वैसा व्यक्ति जो कि कला और संगीत के क्षेत्र में माहिर नहीं है उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो इसके लिए शब्द होता है दोस्तों एमेच्योर। तो इसका मतलब होता है दोस्तों अनुभवहीन। और बाकी के ऑप्शंस की बात करें, पैट्रोन का अर्थ होता है दोस्तों संरक्षक। एसेंट्रिक का अर्थ होता है दोस्तों विलक्षण, और पेरियाह का अर्थ होता है अछूत या बहिष्कृत। अगला प्रश्न है दोस्तों सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट टू मीनिंग टू द अंडरलाइन इडियम यानी फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। तो ये फ्रेज जो है हमारा अंडरलाइन वाला, इसका समान अर्थी शब्द बताना है दिए गए ऑप्शन से। तो कट डाउन ऑन का अर्थ क्या होगा ये बताना है दोस्तों बेसिकली। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों रिड्यूस। रिड्यूस मतलब होता है दोस्तों कम करना या घटाना, और फ्रेज जो दिया गया है हमारा कट डाउन ऑन, इसका भी अर्थ होता है कम करना। तो दोनों का मतलब सेम होता है। बाकी के ऑप्शंस की बात करें दोस्तों तो रेज का अर्थ होता है बढ़ाना, और रिकवर का अर्थ होता है बचाना, और रिफ्यूज का अर्थ होता है इनकार करना। अगला प्रश्न दोस्तों सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द फिर से बताना है। ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ ट्री एंड सर्ब्स ग्रोन इन पॉट्स। तो गमले में उगाए जाने वाले बौने पौधे के लिए कौन सा शब्द होगा ये बताना है दोस्तों, कि बोनसाई कहा जाता है इनको। बोनसाई का अर्थ होता है दोस्तों बौने पौधे। बाकी के ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो श्रिम्प का अर्थ होता है झींगा मछली। बोनांजा का अर्थ होता है समृद्धि, अप्रत्याशित लाभ, और पिग्मी का अर्थ होता है दोस्तों बौना या छोटा। अब हमारा दोस्तों हिंदी का प्रश्न आ गया है। हिंदी में पहला प्रश्न जो है धूमिल शब्द का विपरीत अर्थ बताना है। तो धूमिल का जो विपरीत अर्थ होगा दोस्तों ये हो जाएगा उज्ज्वल।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में टोटल जो है 28 कृत प्रत्यय होते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि ए, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, अव और आव हो जाता है, यह संधि कौन सी है? तो यह संधि होगी दोस्तों अयादि संधि। तो ऐसा कंडीशन में अगर मतलब कि ये आय और अव बन जाता है तो इसको अयादि संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए हम अगर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि पो जोड़ इत्र ले लिए, तो ओ आ गया इसमें, यहाँ पर ओ है आपका, देख रहे हैं आप ओ, और इसके बाद जो है भिन्न स्वर आ गया ई, तो ये मिलकर जो है पवित्र बनता है। तो ये उदाहरण के तौर पर आप ध्यान में रखेंगे, तो ये इसको अयादि संधि कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। ये आप ध्यान में रखेंगे। ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा जो हर समय दूसरों की बुराइयां ही खोजता है उसको छिद्रान्वेषी कहते हैं, और जो किसी के गुण दोषों की आलोचना करता है उसको आलोचक कहते हैं। इसमें अंतर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो अनिल का अर्थ होता है दोस्तों वायु और अनल का अर्थ होता है अग्नि। तो यही है दोस्तों इसका सही अर्थ देने वाला शब्द। अगला प्रश्न है, अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तो इसका सही अर्थ जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा, अंश का अर्थ होता है हिस्सा और इस वाले अंश का अर्थ होता है कंधा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कंकाल शब्द का अर्थ कौन सा है? तो कंकाल शब्द का अर्थ होता है हड्डियों का ढांचा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ये है दोस्तों अमृत। बाकी हंस की जगह प्रयोग हो सकता है। सूर्य, योगी और श्वेत जो है ये हंस की जगह में प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है? तो अग्नि का पर्यायवाची है दोस्तों इसमें पावक। अगला है, ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ओखली में सिर देना का अर्थ हो जाएगा मुसीबत झेलना। तो ये थी दोस्तों अभी वाली हमारी क्लास। मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।